स्टूडेंट्स, सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर है। पहले एक बात समझिए, लेट सपोज करें एक वेक्टर जो कि मैंने ए सपोज किया हुआ है, तो एक वेक्टर को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहते हैं। सो बेसिकली रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ना, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो बेसिकली एक वेक्टर को, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, इसको मैं कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं? मैं यहां से भी तोड़ सकता हूं, ये 3 4, ये पता नहीं कितने में यहां पे इसके कंपोनेंट्स बना सकता हूं। तो एक वेक्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो सकता है। ये एक एमसीक्यू है, आता भी है कभी-कभी एमसीक्यू टेस्ट में कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो रिमेंबर दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर जो टॉपिक हमारा है वो इससे रिलेटेड नहीं है, प्लेन से रिलेटेड है। आपने ये एक्स वाई प्लेन ये तो देखा होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शो करता है और ये वर्टिकल एक्सिस को शो करता है। लेट सपोज करें एक वेक्टर जो कि इन x और y के बीच में से जा रहा है। ये लेट सपोज करें ए वेक्टर है जो कि x और y के बीच में से जा रहा है, यानी ना ही कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है और ना ही कंप्लीटली वर्टिकल है, ये यहां से जा रहा है। तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे। हमें पता लगाना है कि ये कितना x एक्सिस में लाई कर रहा है और कितना y एक्सिस में लाई कर रहा है। ये है आज का हमारा टॉपिक। हमें मालूम करना है कि एक वेक्टर जो कि x और y के बीच में से जा रहा है वो कितना x एक्सिस में लाई कर रहा है और कितना y एक्सिस में लाई कर रहा है। लेट सपोज करें ये एक a वेक्टर है, ये जितना x में लाई करेगा ना उसको हम कहेंगे x कंपोनेंट, जिसको हम ax से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जितना y एक्सिस में लाई कर रहा है इसको हम कहते हैं y कंपोनेंट, और हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ay से। सो बेसिकली ये आपको दिमाग में रखना है कि एक प्लेन में एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका x कंपोनेंट होता है और एक उसका y कंपोनेंट होता है। स्पेस की अगर आप बात करें तो वेक्टर्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट होता है और एक z कंपोनेंट होता है। आपके एफएससी सिलेबस में टॉपिक जो है उसमें सिर्फ हमने प्लेन के कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, एक प्लेन में एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, और स्पेस में, यानी स्पेस का मतलब है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये होगा हमारा z एक्सिस। तो z एक्सिस में भी कंपोनेंट हो सकता है एक वेक्टर का। तो स्पेस में तीन वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं और नॉर्मली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। इस टॉपिक में हमें पता लगाना है कि अगर हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला हुआ हो और हमें एंगल जो है, ये एंगल है, ये मालूम हो, तो x और y कंपोनेंट कितने होंगे ये हमें इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेट सपोज करें ये हमारा a वेक्टर है जो कि x एक्सिस से एक एंगल बना रहा है जो कि है थीटा। हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर यहां पे गिराना है और एक परपेंडिकुलर यहां पे गिराना है। ये जो होगा ये हमारा x कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग x एक्सिस लाई करेगा, और ये होगा हमारा y कंपोनेंट जो कि अलोंग y एक्सिस लाई करेगा। ये भी y कंपोनेंट हम कह सकते हैं और ये भी हम y कंपोनेंट कह सकते हैं। ये हमारा x कंपोनेंट है और ये हमारा y कंपोनेंट है, ये ओरिजिनल वेक्टर है, ठीक है। ये a वेक्टर है, इसको मैं ay लिखूंगा, ये y कंपोनेंट है अलोंग वर्टिकल लाइन, और ये अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x कंपोनेंट है। अब इस ट्रायंगल को लें, ये एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ये a वेक्टर, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं उसको। ये y कंपोनेंट हमारा हो गया, ये a वेक्टर हो गया और ये ax हो गया, ठीक है। और ये थीटा एंगल है जो कि a वेक्टर बना रहा है। अगर आपको कोई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और एंगल दी हुई हो तो आप ax को भी मालूम कर सकते हैं और ay को भी मालूम कर सकते हैं। सो पहले हमने x कंपोनेंट की डेरिवेशन करनी है, फिर y कंपोनेंट की डेरिवेशन करनी है। अब आए यहाँ पर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, बेस क्या होगा ax हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज का होगा वो a हो जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। तो ये होगी हमारी डेरिवेशन ऑफ x कंपोनेंट। अगर आपको a का मैग्नीट्यूड मिला हुआ हो, थीटा मिली हुई हो, जो कि a वेक्टर x एक्सिस से बना रहा है, तो आप एक वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। अब आए y कंपोनेंट पर। हमें पता है कि ये थीटा बन रही है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है कि sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा ए वाई है और हिपोटेन्यूज हमारा ए है, सो sin थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। अगर मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा। तो हमें अगर थीटा मालूम हो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो तो हमें y कंपोनेंट भी मिल जाएगा। तो इसी तरह हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। यहां से हमें ax का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और यहां से हमें ay का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। याद रखिएगा कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ax कंपोनेंट, ये हमारा ax कंपोनेंट और ये ay कंपोनेंट, ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ax इज इक्वल a cos थीटा, ay इज इक्वल a sin थीटा, ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं जिनसे हम एक वेक्टर के दो जो कंपोनेंट्स हैं x और y कंपोनेंट, उनका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब जिस टॉपिक पर हम जाएंगे वो होगा कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक अपोजिट टॉपिक है। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये समझा था कि अगर हमें एक वेक्टर मिला हुआ है तो हम उसका x कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं और y कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमें एक वेक्टर मिला हुआ है तो हम उसके दो जो कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वो मालूम कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट ये मिले हुए हैं तो हम उनको मिलाकर वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर इसके कांसेप्ट पर आते हैं। Once a vector is resolved into its rectangular components, अगर हमने एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया तो उसके उलट कन्वर्सली we can also obtain the original vector if its components are known। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता होगा, यानी x और y कंपोनेंट ax और ay, इनके मैग्नीट्यूड्स का पता होगा तो हम a का जो मैग्नीट्यूड है, जो ओरिजिनल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोजिशन। The process by which a vector can be obtained from its rectangular components is called composition of a vector। वो प्रोसेस जिससे हम एक ओरिजिनल वेक्टर को मालूम कर सकें, उसके मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकें। अगर हमें उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो तो फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो इसकी जो है ना डेरिवेशन, उस पर आते हैं। लेट सपोज करें एक वेक्टर है a जिसका ये मैग्नीट्यूड है हिपोटेन्यूज। ठीक है, ये उसका y कंपोनेंट होगा, ये उसका x कंपोनेंट होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा। वेक्टर ये एंगल बना रहा है थीटा विद x एक्सिस और यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है। ये जो लेंथ है, ये जो मैग्नीट्यूड है a का, ये हिपोटेन्यूज है। ay का जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है और ये ax का जो मैग्नीट्यूड है ये बेस है। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें पता है कि हिपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिपोटेन्यूज यहाँ पे a है, यानी a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे ay है, तो ay का स्क्वायर और प्लस ax का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स लूं तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो अगर हमें ax का मैग्नीट्यूड पता हो और ay का मैग्नीट्यूड पता हो तो उनकी वैल्यूज इस फार्मूले में डालकर हम a का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ax का मैग्नीट्यूड 3 हो, ay का मैग्नीट्यूड 4 हो, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, उनको ऐड करेंगे 9 और 16 25, उसका अंडर रूट लेंगे तो 5। तो हम ax और ay को के मैग्नीट्यूड्स को मिला के a का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ये तो हो गया a का मैग्नीट्यूड। अब ये जो थीटा जो a वेक्टर बना रहा है a x एक्सिस से, ये मालूम करने के लिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया है, वो है tan थीटा। हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan थीटा इज इक्वल ay अपॉन ax, और थीटा जो है
वो यहाँ पर रहेगी, tan उस तरफ चला जाएगा तो tan इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो अगर हमें ए वाई पता का मैग्नीट्यूड पता हो और ए एक्स का मैग्नीट्यूड पता हो, तो इन दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन लगाकर हम वो एंगल भी मालूम कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल वेक्टर एक्स एक्सिस से बना रहा है। तो इसी तरह हम अगर हमें ax और ay यानी x और y कंपोनेंट पता हो तो हम वेक्टर को कंपोज भी कर सकते हैं। तो पहले जो टॉपिक का रिजोल्यूशन उसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है और उनकी वैल्यूज जो है वो मालूम की जाती हैं दो फार्मूला से, ax इज इक्वल a cos थीटा और ay इज इक्वल a sin थीटा। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक वेक्टर कंपोज होता है। So I hope it is clear for everyone. Thank you very much.